जिन पड़ता है, फर्क इससे पड़ता है कि आप उस मेहनत को कब किए हैं और किस किए हैं जी। उसी तरीके से आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आपका टाइम आ गया है एग्जाम का, और एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक जी। आप यहाँ ध्यान दी, सेट को सही ढंग से है, सेट को सही ढंग से कंप्लीट कर लेते हैं भैया, तो आपका हर वीडियो में हम यही बोलते हैं आपका 90+। लेकिन बात ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका सेट सही ढंग से कंप्लीट होता है तब जी। डिस्कस करने वाले हैं क्या चीज को, साइंस नंबर 3 का विषय मेरा विज्ञान होगा, के लिए आपको 40 मार्क्स मिलेंगे जी। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं कि किस क्वेश्चन का आंसर कैसे आया सो जी, है ना। क्वेश्चन की ओर लेट किए बिना हम लोग बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है सो देखिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक लड़का समतल दर्पण के सामने 100 पर खड़ा है, लड़के और प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी। लड़के और प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी जी। अगर समतल दर्पण है तो ऐसे करके समतल दर्पण है, यहाँ पर एक बच्चा खड़ा है जी, है ना, यहाँ पर एक बच्चा खड़ा है, तो इसका इमेज जो बनता है, हमेशा जो बनता है, जितना दूर इधर खड़ा है उतना ही दूर इधर बनता है, आभासी बनता है ना। यानी 100 मीटर की दूरी पर खड़ा है तो 100 मीटर बाद दर्पण के 100 मीटर बाद बनेगा उसका प्रतिबिंब। अब यहाँ क्या कह रहा है कि के बीच की दूरी, ये लड़का रहा और यहाँ एगो प्रतिबिंब बनेगा जी, इसके बीच की दूरी 100 मीटर, ये 100 मीटर, ये 200 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर। लोग मिस्टेक क्या कर देते हैं कि हम लोग ये सोचने लगते हैं कि 100 मीटर की दूरी पर है तो 100 मीटर ही आ जाएगा आंसर, गलत। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, एक वस्तु अवतल 10 सेंटीमीटर पर रखा है, जबकि दर्पण की फोकस दूरी सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब बनेगा। बात याद रखिएगा, 10 सेंटीमीटर पर है, अब फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसका मतलब फोकस के अंदर रखा गया है। और कौन सा दर्पण है जी, अवतल दर्पण है। इस तरीके से अगर हम बोले अवतल दर्पण है, इस तरीके से होगा, और यहाँ पर फोकस दूरी क्या हो जाएगा जी, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है ना। तो उसके अंदर रखा गया तब ना 10 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ 10 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ फोकस जो है वो 20 सेंटीमीटर। फोकस और क्या कहते हैं पोल के बीच में, ध्रुव के बीच में अगर वस्तु रखा जाए और अवतल दर्पण हो, तो इसका इमेज जो होता है दर्पण, है ना, दर्पण के पीछे बनता है, आभासी बनता है, बड़ा बनता है, यानी कह लो दूसरा का मेरा आंसर हो जाएगा सी, आभासी, सीधा और बड़ा जी, है ना, सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। क्लियर बात समझ में आ रहा है। हम लोग सेट नंबर पहला भी डिस्कस किए थे, उसमें भी डिस्कस किया गया है कि अवतल दर्पण में किस तरीके का प्रतिबिंब बनेगा। क्वेश्चन केवल बदल दिया था, क्वेश्चन सेम टू सेम रहेगा, लगभग लगभग सेट से मैच करता हुआ रहेगा जी। आप देख लीजिए, फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु रखा गया तो ऐसा बने, ये उल्टा कर दिया था पिछला सेट में बोला था आभासी, सीधा और बड़ा बनने के लिए इसको कहां रखा जाए, तो सिंपल सी बात है, फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाएगा जी। बस क्वेश्चन को घुमा फिरा करके पूछ लिया जा रहा है। आपको एक बार पूछ लिया जाएगा कि आपके दादा का नाम क्या है, और एक बार पूछ लिया जाएगा आपके दादा का पोता का नाम क्या है, तो इस तरीके का क्वेश्चन दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर कह रहा है, किस दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होती है। दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होती है यानी ज्यादा होता है, ज्यादा चीजों को देख सकते हैं, तो सिंपल सी बात है, उत्तल हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन जी। जब आप देखते हैं, इसको भी याद रखिएगा कि आपके गाड़ी में कौन सा दर्पण लगता है, तो उत्तल दर्पण, ताकि दृष्टि क्षेत्र क्या हो जाए, विस्तृत हो जाए, इसीलिए। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्या कहा सो देखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए, एक लेंस की क्षमता 2.5D है प्लस में, तो यह में डायोप्टर दिया रहे, प्लस में डायोप्टर दिया रहे, तो डायोप्टर दिया रहे भैया लेंस, और अगर कहीं माइनस में डायोप्टर दिया रहेगा जी, उत्तल लेंस में है, इसलिए उत्तल लेंस हो जाएगा। चौथा का ए। पांचवा का देखते हैं, पांचवा कह रहा है, किस लेंस का फोकस आभासी होता है, ये हमेशा उत्तल लेंस का ए ऑप्शन हो जाएगा। कभी कभार कोई क्वेश्चन कह देते हैं
अजीब टाइप का नहीं, देखिए कैसे कह रहा है सो ऐसे अवतल को कहते हैं, जो समांतर रेखा आए क्या जाए था, लेकिन इसकी रेखा देखिए ऐसे आता है और ऐसे चला जाता है, तो ये यहाँ मैच नहीं करता फोकस पर, फोकस आता है, इसलिए ये आभासी होता है, रियल में नहीं। का आंसर इसका। छठा नंबर का देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, छठा कि वायु से गमन करती प्रकाश जल में तिरछी, है ना, जल में तिरछी प्रवेश करती है, वायु से जल में, तो प्रकाश की किरण किधर झुकेगी। पिछले वीडियो में भी ये बताते भैया, क्या बता कि अगर कहीं माध्यम जो है यहाँ पर तो कमजोर से मजबूत की तरफ आएगा, तो मजबूत वाला चीज जो होगा वो क्या होगा की तरफ, है ना, नॉर्मल की तरफ, यानी नॉर्मल की तरफ, इधर की ओर नहीं जाएगा जी, है ना। तो यानी इसका ये अभिलंब की ओर जी। ऑप्शन देख लेते हैं 7 नंबर, नेत्र द्वारा रेटिना पर किसी वस्तु प्रतिबिंब बनता है। नेत्र द्वारा रेटिना पर हर पिछले वीडियो में भी हम ये डिस्कस किए थे, क्वेश्चन नहीं था लेकिन फिर भी डिस्कस कर दिए थे सेट में, है ना। क्या डिस्कस किए थे जी, कि वास्तविक और उल्टा बनता है जी, यानी 7वां का ए ऑप्शन हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा। अब 8वां की ओर बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है सो देखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पक्षमाभी पक्षमाभी पेशियों के दुर्बल होने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है भैया। पक्षमाभी पेशियों का दुर्बल होने से जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है, जो कि इनमें से नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं मान देंगे। निकट दूर नहीं भैया, दोनों एक साथ होता है, जिसको हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं। ऐसा नहीं कहिएगा निकट भी एगो एक दूर भी, या दोनों कर दीजिएगा, नहीं जी, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, जरा दृष्टि दोष हो जाएगा। अगला देखिए 9वां नंबर, आंख की उत्तल लेंस की वक्रता बदलने में कौन सी मांसपेशियां सहायता करती है। आंख की उत्तल लेंस की वक्रता, आंख का उत्तल लेंस होता है, याद रखिएगा ये भी चीज, है ना, हो सकता है अगले सेट वेट में आ जाए जी, या एग्जाम में ही आ जाए कि आंख में उत्तल लेंस होता है, उसकी वक्रता त्रिज्या किससे बदलती है, सीलियरी पेशियां। यहां से भी आपको पता चल सकता था, पक्षमाभी पेशियां, है ना। पहला हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा जी, सिलियरी सिलियरी मांसपेशियां के द्वारा ऐसा होता है। अगला बढ़ते हैं 10 नंबर की ओर। नेत्र नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है। भैया ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा ये कोई कहा नहीं जा सकता है। और हमेशा याद रखिए कि अगर आप 1 महीना भी मेहनत नहीं करते हैं ना, कर रहे हैं, 1 महीना केवल सेट मेहनत कर लीजिए, जितना सेट दिया गया है, मेरी मानिए 90% एबव प्लस मार्क्स आएगा, है ना। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, नेत्र की किस भाग में प्रतिबिंब बनता है भैया, वही रेटिना पर, जिसको हम लोग दृष्टि पटल, यानी ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, दृष्टि पटल भी हम लोग कहते हैं जी। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है सो देखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विद्युत धारा किस यंत्र से मापी जाती है। तो विद्युत धारा आम मीटर से मापी जाती है। किससे मापी जाती है जी, आम मीटर से। याद रखिएगा कि समांतर श्रेणी में लगाया जाता है, या कि यानी आम मीटर को समांतर श्रेणी में लगाया जाता है, या कि इसमें लगाया जाता है जी, यानी सीरीज में लगाया जाता है या पैरेलल लगाया जाता है। तो सीरीज में लगाया जाता है, सीधा सीधा ऐसे करके, ऐसे वाला में नहीं लगाया जाता है, इसमें नहीं लगाया जाता है जी, ठीक है। इस बात का ख्याल रखिएगा ढंग से, है ना। वोल्ट मीटर को आपको समांतर श्रेणी में लगाया जाता है ना। चलिएगा अगला देखिएगा, समांतर में लगाया जाता है, श्रेणी क्रम में नहीं लगाया जाता, मिस्टेक हो गया। अगला देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, है ना। 12 नंबर, प्रतिरोधकता का यसाई मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोधकता किसको कहते हैं, रो को। आर इक्वल टू रो एल बाई ए होता है भैया, है ना। आर इक्वल टू रो एल बाई ए, इस रो की बात कर रहे हैं, तो रो का हो जाएगा ओम पर मीटर, ओम मीटर हो जाएगा जी, ओम मीटर, यानी 12 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर यही कहता प्रतिरोध, प्रतिरोध यानी आर की पूछा जाता तो आर का ओम हो जाता केवल। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के किस ध्रुव से प्रकट होती है। यानी चुंबक ये ऐसे करके है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया जी, तो आपका उत्तरी ध्रुव से निकलती है ना, और दक्षिणी ध्रुव की ओर अंदर चली जाती है। तो अंदर हो सकता है अगले एग्जाम में आपका पूछे अंदर किधर से हो, तो साउथ की तरफ से होगा, और निकलेगा किधर से, उत्तर की तरफ
उत्तर से निकलेगा और यस की तरफ जाएगा। और अगर ये भूल जाते हैं तो सिंपल सा याद रखिएगा, एन ए बी सी डी में पहले आता है, यस बाद में आता है, तो एन पहले यहां से निकलेगा और इसमें जाके मिल जाएगा जी, है ना। 14 नंबर, निम्नलिखित में से 14 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? C4SO4 का जलीय विलयन का रंग नीला होता है। C4SO4 नहीं होता है, ये गलत लिखा हुआ है, CuSO4 होना चाहिए था। यहाँ पर CuSO4 होना चाहिए था, तो CuSO4 होगा तो उसका जलीय विलयन रंग नीला ही होता है, यानी पहला पहला नंबर सही हो जाएगा। लेकिन ये C4S4 लिखा तो इससे हम कह सकते कि ये गलत है, लेकिन टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है, लग रहा है। Na2 गैस का रंग भूरा होता है, Na2 का नहीं, NO2 का। NO2 गैस का रंग भूरा होता है, लेकिन ये Na2 लिखा है जी, है ना। अगर ये रहता तो ये भी सही हो जाता, ये कथन भी सही हो जाता, ए और बी। अगर ये दोनों को टाइपिंग मिस्टेक है तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगर ये टाइपिंग मिस्टेक नहीं है तो ना तो ए होगा, ना तो बी होगा, ना तो सी होगा, डी हो जाएगा जी, है ना। आपके एग्जाम में जिस तरीके का रहेगा, अगर ऐसा ही लिखल रहे तो आप डी मार दीजिएगा, है ना, क्योंकि एबीसी कोई नहीं होगा, क्योंकि हम सुधार के थोड़ी ना आंसर लिखेंगे भैया। 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर कह रहा है कि चिप्स के पैकेट में, बहुत खाए होंगे आप लोग चिप्स, चिप्स के पैकेट में विकृत गंधित से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है? यानी चिप्स का पैकेट वाला जो चीज है वो खराब ना हो जाए, गंधित ना हो जाए, उसके लिए क्या डाला जाता है? नाइट्रोजन डाला जाता है। तो जब भी आप फाड़िएगा, जो पैकेट फुला हुआ रहता है उसमें क्या निकलता है? नाइट्रोजन। अगर कहीं फाड़ के उसका हवा पीते हैं आप भैया, बहुत सारा बच्चा लोग करता है, तो वो नाइट्रोजन पी रहा है जी, है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है सो देखिएगा। मीथेन का दहन उदाहरण है उष्मा क्षेपी अभिक्रिया का, उष्मा शोषी अभिक्रिया का, या कि दोनों का? क्या चीज? मीथेन का दहन। तो भैया मीथेन का दहन से हमको उष्मा मिलेगा, तो उष्मा क्षेपी हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा जी। अब 17 नंबर देखते हैं, रहा है दीवारों पर सफेदी करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? दीवारों पर सफेदी करने के लिए भैया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH हॉल्टवाइस का किया जाता है। याद रखिएगा ये कैसे बनता है? CaO में H2O मिलाने पर बनता है जी, ये भी याद रख लीजिएगा। CaOH हॉल्टवाइस से हमारा सफेदी किया जाता है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 नंबर देखिएगा, तो प्राकृतिक सूचक का उदाहरण हल्दी भी है, लिटमस पत्र भी है आएगा जी, है ना, उपरोक्त तो सभी। 19 नंबर देख लीजिए अब, इसमें इनमें से कौन है? NaOH ये भी है, के ये OH हॉल्टवाइस ये भी है, यानी कहने का मतलब प्रबल क्षारक नहीं है। अच्छा, ये सब प्रबल क्षारक है, तो कौन नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं है जी, सब प्रबल क्षारक है। अगला क्वेश्चन नंबर 20 को देख, 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है NaOH का उपयोग होता है, NaOH का उपयोग साबुन तथा जक में होता है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नंबर है क्वेश्चन नंबर 21। 21 नंबर का देखिएगा, मिथेनोइक अम्ल किस में उपस्थित होता है? लाल चींटी के में, हाँ मिथेनोइक अम्ल होता है जी। अगला अगला हो जाएगा मेरा, इसमें भी होता है, यानी दोनों में होता है जी। अगर ऑप्शन से कीजिएगा कि हाँ सर 21 नंबर का दोनों आंसर सही है। आप ये याद रखिए कि मिथेनोइक अम्ल के डंक में होता है और नेटल डंक में भी यही हो। देख लेते नंबर 21, नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है? 22 नंबर कह रहा है स्वतंत्र अवस्था में पाए गोल्ड पाए, तो स्वतंत्र अवस्था में सबसे ज्यादा गोल्ड को माना जाता है। नंबर का क्या हो जाएगा? अगला देखिए, कह रहा है धातु जल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस, कि आप लोग पढ़े होंगे, धातु जल के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस उत्पन्न करती है भैया। कौन सी गैस उत्पन्न करती है? H2 गैस उत्पन्न करती है। 24 नंबर देख लीजिएगा, का क्या है? स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले धातु। तो स्वतंत्र अवस्था में ये नहीं आएंगे, ये नहीं आएंगे, ये भी नहीं आएंगे, इसमें से सब नहीं आएगा, जाएगा जी, CuAgAu, है ना। कैसे याद रखिएगा? Ag याद रख लीजिएगा, एक कैसे करके इसको याद रखना है, सो एक हिंट
जब वाइफ अपने पति को बुलाती है तो कहती ए जी आओ, आओ मतलब एयू है ना। तो वो पति कहता है क्यों, सी से क पढ़ लीजिएगा, सी यू से क्यों, है ना, सी यू ए जी ए यू हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। ये स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले हैं। जो पति स्वतंत्र रहेगा वही पूछ सकता है क्यों, अन्यथा वो पूछ ही नहीं सकता, डायरेक्टली बुलाएगा, बुलाएगी तो चले जाएगा भैया, गुरु के गुलाम वाला स्थिति हो जाता है जी। अब 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं भैया। स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले धातु, स्वतंत्र अवस्था में कौन सा धातु पाया जाता है जी। तो स्वतंत्र अवस्था में अभी पढ़े थे सीयू ना, है ना, डी हो जाएगा। ये वाला लिस्ट अभी पढ़े थे, डी वाला। 26 नंबर, 26 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन, देखते हैं आगे देख लीजिएगा। 26 नंबर क्या कह रहा है, कौन सा असत्य है। हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरिन कार्बन का अवरूप है भैया, ये है, याद रख लीजिएगा, ऑप्शन भी याद रख लीजिएगा कि ये तो सत्य कथन है। राइट, हम बोले ना अभी, अभी हम बोले हैं कि सेट को ढंग से पढ़ना है, ये नहीं कि जैसे तैसे बी ऑप्शन है तो बी में दोनों लिखा है तो याद कर लेंगे, 21 नंबर का बी, 21 नंबर जिसमें दोनों ऑप्शन है। अब ऐसा ऑप्शन ही नहीं है, आप ऑप्शन को ढंग से पढ़िए भैया तब। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, यहाँ ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन में केवल ग्रेफाइट है सबसे कठोरतम पदार्थ है, ये भी सही है जी। यानी कहने का मतलब असत्य ही लेते हैं। वैसे कार्बन में समावयिता का गुण पाया जाता है ना, डी ऑप्शन हो जाएगा। समावयिता दाईं ओर जाने पर प्रकृति दिखाई पड़ती है, ये